दोस्तों, हाल ही में 6 अक्टूबर को फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। जब से इजराइल अलग देश बना है, अलग देश की मान्यता संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब से इजराइल को दी है, तब से युद्ध जैसी झड़प लगातार इन दोनों देशों के बीच चली आ रही है। लेकिन अभी 6 अक्टूबर को जो हमला इजराइल पर हुआ है, वो बीते 50 सालों में ऐसा हमला इजराइल पर नहीं हुआ, या ये कहे कि इजराइल पर 50 साल बाद में इतना बड़ा हमला फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने किया है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो मसला है और जो इनकी प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से ये हमेशा लड़ते रहते हैं, या यूं कहे कि एक ऐसा मसला जो 100 साल से भी पुराना है, उस पर भी हम आगे चलकर इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम इस हमले की बात करें तो 6 अक्टूबर के दिन इजरायली समय के अनुसार सुबह के 6:30 बजे थे, और अगर देखा जाए हमारे इंडिया टाइम जोन के अनुसार तो इंडिया टाइम जोन के अनुसार 9 बजे यह हमला हुआ इजराइल पर। दोस्तों, इस हमले में 5 मिनट में 5000 रॉकेट फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल पर दागे। तो आप सोच सकते हो कि यह हमला कितना भयानक होगा। इस हमले में फिलिस्तीनी आतंकियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इन आतंकियों ने पैराग्लाइडर में बैठकर इजराइल के शहरों पर गोलियां बरसाई। इजराइल की सड़कों पर जो दिखा उसे ही गोलियों से छलनी कर दिया। घरों में घुसकर कत्लेआम किया गया, महिलाओं को निवस्त्र किया गया, उन्हें पैरों से कुचला गया और गोलियों से भून दिया गया। घरों में घुसकर इन आतंकियों ने पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, जिनमें किसी को नहीं छोड़ा, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो या फिर औरतें। महिलाओं और औरतों को उठाकर अपने साथ ले गए। हमने खूब ऐसे वीडियो इंटरनेट पर देखे थे जो इन्हीं फिलिस्तीनी आतंकियों की करतूतें थी। इसके साथ ही इजराइल में जो प्रभावशाली लोग थे उनको बंदी बना लिया। फिलिस्तीनी आतंकियों का कहना है कि जिन लोगों को इन्होंने बंदी बनाया, उनके बदले वो अपने उन साथियों को छुड़ाना चाहते हैं जिनको इजराइल ने अपनी जेलों में बंद कर रखा है। दोस्तों, इस हमले में जो बर्बरता हुई इजराइल के लोगों के साथ, वहां की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, इसके हमने खूब वीडियो इंटरनेट पर देखे, और ये देखकर लगता है कि जो इंसान इस धरती पर कर नहीं सकता, ऐसा काम इन आतंकियों ने किया है। वैसे दोस्तों, इजराइल का जो रक्षा तंत्र है वो बहुत मजबूत है, जिसे हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं। इजराइल पूरी दुनिया को सेंसर सर्विलांस उपकरण, एंटी ड्रोन मशीनरी और एंटी मिसाइल तंत्र, ये सब वो दुनिया को सप्लाई करता है। इसीलिए अब की बार इजराइल पर जो हमला हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, इंटेलिजेंस है, वो इतनी मजबूत मानी गई पूरी दुनिया में। लेकिन इस बार वहां की इंटेलिजेंस, जिसे हम खुफिया विभाग कहते हैं, उसको भी इस चीज की भनक नहीं लगी कि फिलिस्तीनी आतंकी एक ऐसा प्लान कोई बना रहे हैं जिससे इजराइल को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जाने कितने ही सालों से इजराइल इन आतंकियों के घर में घुसकर इनको मारता था, लेकिन इन फिलिस्तीनी आतंकियों ने जो इजराइल पर हमला किया है, इस हमले से इजराइल की इज्जत पर चोट लगी है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इजराइल पर आतंकी हमला हुआ, ये प्री प्लानिंग था, और इसके 3 कारण हो सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। दोस्तों, जिसमें पहला कारण है कि इजराइल की सरकार ने कुछ वक्त पहले एक ऐसा विधेयक पारित किया जिसमें न्यायपालिका की जो शक्तियां होती है उनको कमजोर करने की कोशिश इजराइल की सरकार के द्वारा की गई। न्यायपालिका मतलब जुडिशियल सिस्टम है, उसको कमजोर करने की कोशिश इजराइल की सरकार के द्वारा की गई, और इसी के विरोध में जनता सरकार के खिलाफ हो गई, और इससे देश में आंतरिक अशांति पैदा हुई। सरकार अपने ही लोगों को समझाने में जुट गई, और इसी का फायदा फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने उठाया। दूसरा कारण है यहूदियों का पवित्र त्योहार शिमचेट टोराह, और इस त्योहार का 6 अक्टूबर को लास्ट दिन था। यह त्योहार 3-4 दिन मनाया जाता है, लेकिन 6 अक्टूबर के दिन इस त्योहार का आखिरी दिन था, और इजराइल के लोग इसी त्योहार के जश्न में डूबे थे।
और दोस्तों तीसरा कारण माना जाता है आस्था पर चोट, क्योंकि 6 अक्टूबर 1973 को इजराइल की जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया। इसी हमले की 50वीं वर्षगांठ 6 अक्टूबर को थी। इस दिन यहूदी लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और इस उपलक्ष्य में वो उपवास रखते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 100 साल से जो विवाद चल रहा है उसका क्या कारण है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और क्यों दोनों देशों के बीच हमेशा झड़प लगातार चलती रहती है। इजराइल और फिलिस्तीन, इन दो देशों का देखा जाए तो मसला 1947 से शुरू होता है, लेकिन अगर यहूदी और मुस्लिम इन दोनों का मसला देखा जाए तो यह मसला 1897 से स्टार्ट है। लेकिन दोस्तों हम समझेंगे दूसरे विश्व युद्ध के बाद की कहानी। वैसे पहले इजराइल फिलिस्तीन का ही एक भाग था, लेकिन साल 1948 में इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा यूएन के द्वारा दे दिया गया, जो फिलिस्तीन से बिल्कुल अलग होगा और दुनिया के नक्शे में जिसे पूरी दुनिया इजराइल के नाम से पुकारेगी। ऐसा दर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल को 1948 में दे दिया। दोस्तों यहूदी लोग जो इजराइल में निवास करते हैं वो 1897 से अपने लिए एक अलग सेक्टर की मांग कर रहे हैं और लगातार वो आंदोलन करते रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन में अधिकतर 99% जो जनसंख्या है वो मुस्लिम आबादी है और ये मुस्लिम कभी नहीं चाहते कि यहूदी उनके आसपास भी रहे। ये यहूदियों को अपने धर्म से अलग मानते हैं और इसी कारण ये मुस्लिम लोग हमेशा से ही इन यहूदियों पर अत्याचार करते रहे हैं, जिसके लिए यहूदी लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होते रहे और अपने लिए एक रिजर्व सेक्टर की मांग हमेशा करते रहे। फिर साल बीते और साल आया 1916 का और इसी साल में अंग्रेजों ने फिलिस्तीन पर अधिकार कर लिया। फिर अंग्रेजों ने यहूदी और फिलिस्तीनी जो लोग थे या आपसी लड़ाइयाँ, इनको जब अंग्रेज देखते हैं तो अंग्रेजों को लगता है कि वाकई में यहूदियों पर अत्याचार हो रहा है, इनको एक अलग जमीन का टुकड़ा दे दिया जाए जिसमें ये आराम से रह सके, आराम से बच सके। इसके लिए अंग्रेजों ने एक अलग भूभाग यहूदियों के लिए आवंटित कर दिया और आदेश निकाला गया कि जितने भी यहूदी है वो इसी सेक्टर में निवास करेंगे। लेकिन ये बात फिलिस्तीनियों को रास नहीं आई और वो छोटी मोटी झड़प हमेशा यहूदियों से करते रहे। उसके बाद कुछ साल बीते और जर्मनी में एक नाजी शासन की स्थापना हुई। ये नाजी लोग वापस इन यहूदियों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों को नहीं। इसका कारण यह था कि फिलिस्तीनी मुस्लिम थे और फिलिस्तीन के आसपास जितने भी देश थे वो भी सारे मुस्लिम राष्ट्र थे। तो जर्मनी के नाजी लोग उन मुस्लिमों से किसी भी प्रकार की कोई बगावत नहीं चाहते थे, लेकिन यहूदी संख्या में कम थे तो उन नाजी शासकों ने यहूदियों पर अपने अत्याचार शुरू कर दिए। फिर यहूदी इन अत्याचारों से लगातार परेशान हो रहे थे। इस वजह से वो वापस अपनी बस्तियों को बसाने लगते हैं फिलिस्तीनी सेक्टर के अधिकार में। ये बात फिलिस्तीनियों को फिर से रास नहीं आई। फिलिस्तीनियों ने फिर से अत्याचार बढ़ा दिए यहूदियों के प्रति, लेकिन यहूदी चाहे तो जाए कहाँ। यहूदियों ने अपना सेक्टर बढ़ा लिया और साथ में उनकी जनसंख्या भी बढ़ती रही। जैसे साल गुजरे वैसे ही यहूदी लोग हमेशा मजबूती से खड़े रहे और अत्याचारों को सहते सहते वो इतने मजबूत बन गए कि उन्होंने आगे चलकर खाड़ी के जो देश है उनसे खूब लड़ाइयां लड़ी और हमेशा जीते। दोस्तों ये बीच का जो समय था जब यहूदी लोगों को ये सारे देश परेशान करते थे, तो इसी बीच के समय में यहूदी तकनीकी मामले में बहुत तेज हो गए, जिनसे इनकी सेना संख्या में कम होते हुए भी बाकी अरब के जो देश थे उनसे कहीं आगे थी। इसी वजह से इजराइल के जो यहूदी है वो कभी इन देशों से हारे नहीं। दोस्तों एक बात और है कि इजराइल पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। साथ में
इसका जो क्षेत्रफल है वो भी बाकी जो पड़ोसी देश है उनसे कम है। उसके बावजूद ये कभी हारता नहीं। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, इजराइल इन सारी लड़ाइयों से एक चीज सीख गया कि उसे अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। और इसी क्रम में साल 1948 के अंतिम समय में इजराइल का खाड़ी के देशों के साथ युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में यरूशलेम के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर 1980 में इजराइल ने यरूशलेम को ही अपनी राजधानी घोषित किया था। इस बीच 1967 में एक युद्ध और हुआ था, जिसमें एक तरफ फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र और जॉर्डन देश थे, तो एक तरफ इजराइल सिर्फ अकेला। लेकिन इस युद्ध में भी इजराइल जीत गया और इजराइल ने इन देशों के कई सेक्टर पर अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध में इजराइल ने मिस्र की 2 जगह थी, जिनको एक को गाजा पट्टी कहते हैं और दूसरे को सिनाई प्रायद्वीप, इन दोनों को इजराइल ने जीत लिया। लेकिन आगे चलकर इजराइल और मिस्र के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप को वापस मिस्र को लौटा दिया और इसके बदले में मिस्र ने पूरी दुनिया के सामने माना कि इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यह एक पहला मुस्लिम या अरब देश होगा जिसने इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में माना होगा। लेकिन गाजा पट्टी फिर भी इजराइल के पास ही थी। अब इसी क्रम में आगे जब फिलिस्तीन बार बार इजराइल से हारता रहा, तो उसने साल 1987 में एक आतंकवादी संगठन का गठन किया और जिसे नाम दिया गया हमास। और ये वही हमास है जिसने हाल ही में इजराइल पर हमला किया है। इस संगठन का मेन उद्देश्य है कि जिहाद का सहारा लेकर इजराइल के सेक्टर को फिलिस्तीन में मिलाना और यहूदियों का नामो निशान उस सेक्टर से मिटाना। यही इस आतंकवादी संगठन का मेन उद्देश्य रखा गया। आगे चलकर मिस्र के उस सेक्टर को, जिसे गाजा पट्टी नाम दिया गया है और जिसे जीता था इजराइल ने, अब फिलिस्तीन ने वही गाजा पट्टी इजराइल से छीनकर अपने सेक्टर में ले ली। वैसे दोस्तों, ये जो गाजा पट्टी है वो भूमध्य सागर के किनारे स्थित है और इस गाजा पट्टी में जो निवासी निवास करते हैं वो मुस्लिम है और ये सपोर्ट भी फिलिस्तीन को ही करते हैं। इसीलिए इजराइल ने इतना जोर नहीं दिया। इजराइल खुद इस जगह से परेशान था, क्योंकि सेक्टर अधिकार तो इजराइल के पास था, लेकिन वहां के जो लोग थे वो हमेशा से ही फिलिस्तीन को सपोर्ट करते आए हैं। इसीलिए फिलिस्तीन को इजराइल ने जीत लेने दिया गाजा पट्टी को। उसके बाद इजराइल ने बड़ी बड़ी दीवारों या यूं कहे ऊंची ऊंची तारबंदियों का उस सीमा के सहारे निर्माण किया, जिस सीमा के सहारे फिलिस्तीन और इजराइल आपस में लड़ाई करते थे या झड़प करते थे, ताकि शांति बनी रहे। तारबंदी करने के बाद भी इन लोगों की झड़प बंद नहीं हुई और साल आया 2021 का। इस साल इजराइल के सैनिकों ने पूर्वी यरूशलेम था, उसकी एक जगह है हराम अल शरीफ, और उस जगह पर अल अक्सा मस्जिद स्थित है। उसी पर इन सैनिकों ने, इन इजरायली सैनिकों ने हमला कर दिया। अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अब मस्जिद पर जब इजरायली सैनिकों ने हमला किया तो फिलिस्तीनी जो आतंकी संगठन था, जिसने गाजी पट्टी पर अपना सैन्य ठिकाना बना रखा था, वहां से वो इसके विरोध में इजराइल पर रॉकेट दागने लगे। इसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी खूब सारे रॉकेट दागे। दोनों आपस में रॉकेट दागते रहे, लेकिन इन रॉकेट के हमलों में फिलिस्तीन को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल को नुकसान ना के बराबर हुआ। उसका कारण यह था कि हमने जैसे बात की, एयर सिस्टम है इजराइल का वो बहुत ही मजबूत है, और इन हमलों में इजराइल ने आयरन डोम नाम की तकनीक को उपयोग में लिया था, जिसमें कोई भी मिसाइल अगर इजराइल की तरफ चलकर आती है तो उसे हवा में ही ये आयरन डोम सिस्टम खत्म कर दे। ऐसी तकनीक इजराइल के पास थी। इस वजह से फिलिस्तीन के सारे हमले बेकार गए। लेकिन दोस्तों, हाल ही में 6 अक्टूबर को जो इजराइल पर रॉकेट से हमले हुए, उनमें यह सिस्टम उतना कारगर साबित नहीं हुआ
उसका कारण था कि इसमें जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर पुराना था और सॉफ्टवेयर इसका नया। जिस वजह से 20 मिनट में 5000 रॉकेट जब इजराइल पर दागे गए तो ये एयर सिस्टम उन सबको मार नहीं सका, क्योंकि इसका हार्डवेयर स्लो था। इसी वजह से इजराइल को अब की बार नुकसान उठाना पड़ा। वैसे दोस्तों, यरूशलेम यहूदी, ईसाई और मुस्लिम इन तीनों के लिए ही बहुत पवित्र है और ये तीनों ही अपना अपना हक यरूशलेम पर जमाने की कोशिश हमेशा से करते रहते हैं। दोस्तों, अब आखिर में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से देश है जो इजराइल के साथ है और फिलिस्तीन के साथ है। तो हम पहले बात करते हैं फिलिस्तीन की। तो फिलिस्तीन के साथ खाड़ी के सारे देश हैं, जिनमें आप सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, इराक, ईरान, ये सारे देश, इनके अलावा और भी देश है जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पड़ोसी देश भी कम नहीं है, जिनमें पाकिस्तान और चीन अंदर ही अंदर फिलिस्तीन को ही सपोर्ट करते हैं। दूसरा इजराइल को अमेरिका, इंग्लैंड और भारत, साथ में और भी देश जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं या इजराइल का पक्ष रखते हैं। तो दोस्तों, यही मसला था इजराइल और फिलिस्तीन का। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।